हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर जी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकुर चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, उसी क्रम में आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है। और आशा करता हूँ जो हमारी पहली वीडियो हैं, जो इससे प्रीवियस ईयर्स जो भी वीडियो मैंने कराई हैं पॉलिटी को लेके, वो सभी को आपने एक बार ज़रूर देख लिया होगा। तब यहाँ आने का फ़ायदा है, तब इस वीडियो से करने का पॉलिटी का कोई उद्देश्य नहीं बचता जबकि आपने पहली वीडियो नहीं की हो। अगर आपने पहली 10-12 वीडियो कर रखी हैं तो आज इस पॉलिटी की वीडियो में जो अगला टॉपिक हमारा है अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो आज हमारा टॉपिक चलने वाला है वो भारत की या भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ चलने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो इसके बाद जो पहले टॉपिक पढ़े हैं ना, उनको भी एक बार आप रिवाइज करते रहा करो। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन 15 दिन पहले पढ़े हो तो उससे आपके दिमाग से वो चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो याद रखने का सबसे बढ़िया मेथड वही है कि रिपीटेशन। जितनी बार रिपीट करोगे इतनी बार ही आपके दिमाग में वो बैठेंगी, छपेंगी, और रटने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। बस बार बार एक बार आप उनको देखते रहिए। और देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि आपके नोट्स हों। बस आप ऐसा नहीं है कि वीडियो देखेंगे 1 घंटे की वीडियो फिर उसको रिवाइज करेंगे, नहीं। वीडियो एकमात्र आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखनी है। बस 2 बार से ज़्यादा किसी भी टीचर की या किसी भी क्लास आपको नहीं करनी होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी इस चीज़ को मान रहे होंगे और इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो हम आपको पीछे दिख रहा है कि भारत की अनुसूचियाँ, मतलब शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम रिलेटेड बात करेंगे तो पहले देखेंगे कि हमारे संविधान में जो संविधान की किताब है उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, हमारे संविधान की किताब ऐसी बटी हुई है कि जैसे 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं, मतलब 22 भाग हैं पूरी उसमें संविधान किताब में। ऐसे बोल सकते हैं कि 22 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के लेके जो समरी है वो शेड्यूल बोल सकते हैं हम, कि जो उनकी समरी है कि हम किस चीज़ के बारे में कहाँ पढ़ेंगे या किस चीज़ के कानून हम कौन सी चीज़ बॉक्स में रखेंगे, ये सारे बॉक्सेस हैं। तो आप इनको बॉक्सेस बोल सकते हो कि हमारे जो संविधान में जो है 12 बॉक्सेस हैं, इनमें हम कौन कौन सी चीज़ रखी हुई है। ठीक है, तो इन बॉक्सेस के बारे में जानेंगे हम। संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब है आपका, मैं बोलूँ मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था वही हमारा मूल संविधान था। तो उस समय जो हमारे बॉक्सेस थे या हमारी जो अनुसूचियाँ थीं उनकी संख्या थी हमारी 8 अनुसूचियाँ थी टोटल। और अब वर्तमान में कितनी है, मतलब संशोधन का प्रक्रिया हमारे संविधान में है, संशोधन हो सकता है। तो जो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में वो है हमारी 12। मतलब जो 4 अनुसूचियाँ हैं, कौन सी, 9वीं, 10वीं, 11 और 12वीं, ये चारों अनुसूचियाँ हमारी बाद में संशोधन करके संविधान में तब जाके हमारे संविधान में ऐड हुई थी। तो मूल संविधान में 8 थी। अब सवाल ये बनता है कि 8 से क्या सब चीज़ थी उसमें 8 में? हाँ भाई, सब चीज़ें थीं, लेकिन समय समय के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो जब संविधान बना था उसके संपूर्ण को लेखा जोखा इन 8 बॉक्स में रखा हुआ था, लेकिन कुछ बदलाव करने थे या कुछ नई चीज़ जोड़नी थी, हमने बॉक्स की भी सुविधा लेनी थी। तो हमने 4 बॉक्स, आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 बॉक्स हमने, कि जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, ज़्यादा हमें चीज़ें चाहिए थी या कुछ संविधान में अदल बदल किया संसद ने, उसके बावजूद ये 4 बॉक्स हमें और जरूरत पड़े, जिनमें हमने कुछ कुछ मान लीजिए कि कानून या प्रावधान रखे हुए हैं। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे खासे लेवल से इसको डिस्कस करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं। जहाँ गहराई होगी वहाँ गहराई को हम टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पहले अनुसूची की, फर्स्ट शेड्यूल या पहली प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या लिखा है भाई? पहली अनुसूची में लिखा है संघ, संघ मतलब यूनियन, राज्य, राज्य यही अपने स्टेट का नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। जो भी भारत में 28 और प्लस 8 क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के नाम या उन सभी का क्षेत्र डिवाइड करना, सीमा घटानी, सीमा बढ़ानी, उनके नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, ये चीज़ें, ये हमारी जो सारे काम होंगे ये हमारे प्रथम अनुसूची के डिब्बे के अनुसार होंगे। उस डिब्बे में जो प्रथम अनुसूची का डिब्बा है उसमें ये चीज़ें हमारी रखी हुई हैं, उसके प्रावधान उस बॉक्स में बंद है। तो पहले बॉक्स में क्या है कि अगर किसी संघ का या राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश किसी का नाम बदलना है, राज्य क्षेत्र बदलने हैं किसी, उसको सारे प्रावधान लेके हमारा
प्रथम अनुसूची में रखा गया है। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम या उनके राज्य क्षेत्र या संघ। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर समझाता हूँ, 2014 की बात है। 2014 में तेलंगाना आपने राज्य सुना होगा, ठीक है। ये कहाँ से हटका हुआ, ये आंध्र प्रदेश से हटका हुआ है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से हटके हमारा तेलंगाना बना है। तो ये किस उसके अनुसूची के खिलाफ हुआ, मतलब अंदर हुआ, ये प्रथम अनुसूची में ही है। ये प्रावधान भी हमारा प्रथम अनुसूची में ही रखा हुआ है। तो राज्य के एक राज्य से दूसरे राज्य के निर्माण या उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमारे प्रथम अनुसूची में रखी हुई हैं। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। पद अधिकारी के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का प्रावधान हमारी दूसरी अनुसूची में है। जो भी हमारे अधिकारी हैं, ठीक है, जो हमारे अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको PDF जब दूंगा उसमें लिख के दे दूंगा, लेकिन इसमें आप याद रखना बस कि इसमें हम बात करते हैं इनकी पेंशन की या मतलब सैलरी की, सैलरी या पेंशन, वेतन, भत्ते, अलाउंसेस वगैरह। तो जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे मैं आपको एक बार बता के सुना देता हूँ कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, ये तो केंद्रीय लेवल पर हो गए। अब स्टेट लेवल पर आइए। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के जो हमारे ये होते हैं उनके भी जो हमारे पदाधिकारी होते हैं विधान परिषद के, जैसे राज्यसभा के सभापति उपसभापति, ऐसे ही विधानसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। और एक चीज़ और, हमारा जो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखन परीक्षण जो होता है, कैग बोलते हैं जिसको, उसकी भी बातें हमारी, उसकी सैलरी को लेकर हमारी सारी बातें अनुसूची कौन सी में है, अनुसूची दूसरी में रखी हुई हैं। तो अनुसूची दूसरी में आपको याद रखें क्या है, सैलरी एवं पेंशन, भत्ते, अलाउंसेस, सब चीज़ें हमारी अनुसूची दूसरी में ही हैं। पहली कौन सी थी, पहले में क्या था, राज्य क्षेत्र में किसी में बदलाव करना हो, और दूसरी में क्या था, हमारे जो इनके जो सैलरी का प्रावधान है। नाम मैंने बताया था, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे पदेन अध्यक्ष होते हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, और हमारा एक कैग, भारत का नियंत्रण और महालेखक परीक्षक। ठीक है, ये हमारी चीज़ें जो सारी हैं वो सैलरी को लेकर, वो हमारा अनुसूची दूसरी में है। अनुसूची तीसरी की बात करते हैं हम। इसमें है हमारे पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ, शपथ मतलब ओथ, ओथ जो होता है, ओथ, जो हमारे मंत्री या मंत्रिमंडल या हमारे संसद के जो भी मंत्री वगैरह होते हैं उनके द्वारा ली गई शपथ हमारे इस प्रावधान है, हमारे कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने बताया भी, संघ के मंत्री होंगे, जो मंत्री बोलते हैं, किसको बोलते हैं, निम्न सदन का 15% को मंत्री बोलते हैं, वो मंत्री वो शपथ यहाँ लेंगे। ठीक है, और संसद में जो प्रत्याशी, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, तो जितने प्रत्याशी आप देख रहे हो ना, जो प्रत्याशी हैं, जो भी जीत के लिए आए हैं, मतलब प्रत्याशी हैं, उनकी सबकी शपथ का प्रावधान है। संसद के सारे सदन के जो हमारे सदस्य होते हैं, संसद के सारे सदस्य मतलब लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं, मतलब डायरेक्ट मैं बोल दूं MP वगैरह जो होते हैं, उनकी शपथ होती है। और ऐसे ही राज्य विधानमंडल में होता है। ये तो लोग संघ लेवल पर हो गया, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की शपथ, और केंद्र राज्य लेवल पर क्या हुआ, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों की शपथ हो गई। फिर ऐसे ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बात करते हैं। और इसमें ही हमारा किसकी बात है, कैग की बात की गई है। ठीक है, कैग की बात की गई है। तो इन सब की हमारी शपथ का प्रावधान हमारी अनुसूची तीसरी में है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी चौथी अनुसूची। इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना होगा चौथी अनुसूची क्या है। चौथी अनुसूची हमारी राज्यसभाओं में सीटों का बंटवारा, राज्यसभाओं में सीटों का बंटवारा। तुम्हें पता है राज्यसभा या हमारे जो संविधान है इसमें कैसा नियम है, मतलब जो सीटों का बंटवारा होता है उसको क्या आधार माना जाता है, उसका आधार सीमा या आधार लेख क्या है। जैसा आपने सुना है ना, यूपी में कितनी राज्यसभा सीट हैं, 31, लोकसभा सीट 80, ऐसी है ना।
और राजस्थान की बात करें तो लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10। हरियाणा की बात करें लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5। ये चीज़ें कैसे बढ़ती होंगी? तो ये भाई बढ़ती हैं हमारी जनसंख्या के अनुसार। मतलब आधार क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पर जिस राज्य की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें ज़्यादा सीटें घोषित की जाएंगी, उसके राज्य के लिए ज़्यादा सीटें का प्रावधान है। ऐसी है ना। अब चाहे आप एक एग्जांपल तो यूपी के समय पता है ना भाई, यूपी में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी में? तो यूपी में सीट 80 और 31, इससे ज़्यादा सीट कहीं नहीं है, कोई से भी राज्य में नहीं है। इसीलिए मतलब पॉपुलेशन के आधार पर ये इसका निर्णय लिया गया है, और पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा यूपी की है, तो सीट भी इसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रावधान हमारे जो लिया गया है, देखिए प्रावधान तो ऐसे हमारे यूएसए में भी हैं और ऐसे ही कनाडा में भी हैं। वहाँ भी 2 हाउस होते हैं भाई। यूएसए के अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, यूएसए में वहाँ भी 2 सदन होते हैं, ठीक है। जो हमारा राज्यसभा कौन सा सदन है? ये हमारा राज्यसभा की सीट है। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। तो यूएसए के जो अपर हाउस है उसको हम सेनेट बोलते हैं, सेनेट। तो जो सेनेट है या हमारा जो लोअर हाउस है उसका, तो लोअर हाउस में तो सीटों का बंटवारा उसी का भी इसी आधार पर होता है, जनसंख्या के हिसाब से। जैसे सबसे बड़ा राज्य इसका, टोटल 50 राज्य हैं भाई लगभग उसमें, यूएसए में सबसे टोटल जैसे हमारे 28 है ना, तो उसके 50 राज्य हैं। तो कैलिफोर्निया जो है वहाँ का, कैलिफोर्निया, उसमें लगभग 53 सीटें का आवंटन है। 53 सीट उसकी, हमारी जो लोअर हाउस है उसकी है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा राज्य कौन है? देख रिलेट करना है, सबसे बड़ा हमारे यहाँ यूपी है। तो यूपी में जो है हमारी कितनी सीटें हैं? यूपी में हमारी जो है लोअर हाउस की 80 सीटें हैं, उसमें लोअर हाउस की 53 सीटें हैं, लगभग 435 सीट में से। तो आधार सेम है उनका भी जनसंख्या के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कैलिफोर्निया की, तो सबसे ज़्यादा ही सीटें हमारे लोअर हाउस में कैलिफोर्निया की हैं। ऐसी ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की, तो सबसे ही ज़्यादा निम्न सदन की जो सीटें हैं वो यूपी की हैं। बात तो दोनों यहाँ बराबर है। लेकिन फिर बात आती है हमारी अपर हाउस की या राज्यसभा की। अपर हाउस इसका सेनेट की। तो यहाँ फ़र्क है, देखो दोनों में। यहाँ का बंटवारा देखना और हमारे यहाँ का देखना। हमारे यहाँ का भी राज्यसभा का बंटवारा फिर ही दोबारा जनसंख्या को आधार बनाया है, वरना राज्यसभा का क्या मतलब है? राज्यसभा सदस्यों का मतलब ये है कि जो लोग चुन के नहीं गए हैं, या किसी राज्य से, मान लिया यूपी से 80 सदस्य पहुंच गए हमारे सदन में, संसद में, ठीक है। अब कोई भी कानून पारित करना होगा तो सबसे ज्यादा सदस्य तो भाई 80 तो इसके ही हैं। कोई कानून पास कराना हो, कोई अपने हित में काम करना हो, तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हमारे यूपी के होंगे। तो यूपी के होंगे तो सबसे ज्यादा वोट भी इसकी यूपी की होंगी, और सबसे ज्यादा जो है कद भी यूपी का होगा उसमें सदन में। तो कोई अपने हित में इस चीज़ को, निर्णय को ना ले ज़्यादा, कोई कानून अपनी तरफ कोई राज्य ज़्यादा ना खींच ले अपनी वोटिंग के हिसाब से या संसद में सदस्यों के हिसाब से। इसलिए राज्यसभा का हमारा गठन हुआ था कि भाई ऐसे भी प्रतिनिधि जाएंगे हर राज्य से जो अपने राज्य के हक के लिए लड़ेंगे। इसमें तो सिर्फ आधार हो गया जनसंख्या का था कि भाई इसके यूपी के सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा कानून या सबसे ज़्यादा फायदा हमारे यूपी के लोग ले लेंगे। मतलब अपना कानून यूपी अपने लिए स्वयं कोई अच्छा कानून बना लेगा। तो इसलिए राज्यसभा का गठन हुआ कि कोई छोटे राज्य का बड़ा राज्य है उसे किसी कानून से या किसी उसके योजना से वंचित ना रखे। प्रतिनिधि करने के लिए उन्होंने फिर अपना मेंबर भेजना चालू कर दिया। लेकिन जो प्रतिनिधि भेजने का काम किया है राज्यों ने राज्यसभाओं के लिए, उसका आधार भी हमारा जनसंख्या ही रख दिया। तो वो तो वही बात होगी, लोकसभा और राज्यसभा में फर्क ही क्या रहा भाई? जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उसके लोकसभा में ज़्यादा हाई है। यूपी के आप एग्जाम्पल ले लिए 80 हैं लोकसभा में, तो राज्यसभा में फिर उसके ज़्यादा होंगे। राज्यसभा में ज़्यादा होंगे ना, कि भाई जब जनसंख्या ही आधार है तो वही काम हुआ है। 31 हमारे इसमें है तो इससे काफ़ी कम, लेकिन भाई टोटल सीट भी 250 ही हैं। 250 में 31 की भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है। तो हमारे यहाँ तो यही व्यवस्था है जो मैंने बताई। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में क्या है कि जो अपर हाउस है उसका आधार पॉपुलेशन नहीं है। वहाँ ये नहीं है कैलिफोर्निया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है तो वहाँ 53 सीटें हैं, तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ होंगी। मतलब उनके सेनेट जो है, जो अपर हाउस है, उसमें भी सबसे ज़्यादा सीटें कैलिफोर्निया की होंगी। नहीं, वहाँ फिक्स है कि हर राज्य को 2-2 सीट मिलेंगी। किसी भी राज्य को कितनी भी जनसंख्या हो, सबको सीटों का आवंटन एक बिल्कुल फिक्स है और इक्वली है। हमारे इक्वली नहीं है।
तो आप बताओ मुझे कि भाई राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन से देश में अच्छा है, कौन से देश में अच्छा है, हमारे देश में या अमेरिका में? अमेरिका में। सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रही है कि राज्यसभा में बढ़िया व्यवस्था है, इसमें सॉरी अमेरिका में जो अपर हाउस है उसकी सीटों का आवंटन को लेके। हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ही आधार है, पॉपुलेशन ही आधार माना गया है हमारे यहाँ। तो इस पर कई बार हमारी बहस भी छिड़ी है। जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश और ये केरला वगैरह, गोवा, वहाँ क्या था, हमारी जो सरकार है वो शुरू से ही, आज़ादी के समय से ही इस चीज़ को लेके बड़ी स्ट्रिक्ट है कि भाई भारत की कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कम होए या रोकथाम हो जाए। तो उस हिसाब से ही चीज़ें, जब से कानून बनाने की व्यवस्था में ये सरकार लगी हुई थी, तो कानून बना, लेकिन कानून को माने कौन? दक्षिण के राज्यों ने उस चीज़ को मानना चालू कर दिया और उन्होंने वही नारा अपनाया, हम दो हमारे दो। लेकिन जो हमारे ये उत्तरी राज्य हैं, या हमारे बोले नॉर्थर्न जो स्टेट हैं, हमारे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये चीज़ें जो हैं, उत्तराखंड, देहरादून, ये सारे उत्तरी राज्य, उत्तरी राज्य हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को नकार दिया बिल्कुल। उन्होंने अपना किसी ने को बोला अल्लाह की देन, किसी ने बोला धन की प्राप्ति, हिंदू धर्म में होता है जैसे धन की प्राप्ति, बेटे की प्राप्ति, खूब भरपूर जोर लगा लिया भाई जनसंख्या को रोकथाम नहीं कर पाए। सब अपना फिक्स शेड्यूल, दाल रोटी खानी और अपना जनसंख्या बढ़ानी, इस चीज़ को लेके वहाँ काफ़ी जनसंख्या बढ़ी। तो ये चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे नेता थे आज़ादी के समय से ही हमारे उस चीज़ पर लग गए कि कैसी ना कैसी रोकथाम होनी चाहिए। जैसे हमारे जो एक बार प्रधानमंत्री संजय गांधी जी के समयकाल में ही ये चीज़ें हमारी कानून जो बना हमारा, या पॉपुलेशन को रोकने के लिए जो एक्ट बना जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है ना, सरकारी सब हॉस्पिटल में बोल दिया कि जो भी लोग आएंगे उनकी कुछ भी आओ, कोई भी लोग आओ, उनकी सबकी पकड़ के नसबंदी कर दो। अब मान ली मैं जा रहा हूँ बुखार की दवाई लेने, मैं जा रहा हूँ कुछ और चीज़ की दवाई लेने कि सर मुझे बुखार है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार तो ठीक हो जाएगा, पैरासीटामोल हमारे पास बहुत है, मैं घर दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसे कमरे में ले जाओ, इसकी नसबंदी कर दो। ये चीज़ें हुई और ये बड़े स्तर पर हुई कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना लोगों ने बंद कर दिया कि यार वहाँ तो पकड़ के नसबंदी हो रही है। ऐसा हुआ कि लोग जा रहे हैं किसी और बीमारी के लिए और वहाँ भाई नसबंदी का काम चालू कर दो, पकड़ो, हाँ नसबंदी, चलो फेंक दो, बुखार अपने आप सही हो जाएगा जब नसबंदी हो जाएगी। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हमारे जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं कानून का पालन करना है। उनका जो ग्राफ आया अगली जनसंख्या में, जनगणना तुम्हें पता ही है हर 10 साल में होती है, 10 साल में होती है। तो जो जनगणना हमारी हुई, तो मान लीजिए जो जनगणना हमारी हर 10 साल में, जैसे पहली 51 में हुई, फिर 61 में हुई, फिर 71 में हुई, तो इनके अगले साल ही परिसीमन आयोग बैठता है और वो निर्णय लेता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ी कितनी घटी, इस हिसाब से। तो हमारी जो जनसंख्या घटने में आई या नियंत्रण में आई वो हमारे दक्षिण के राज्यों की बढ़िया ठीक ठाक हमारा स्टॉप लग चुका था, वहाँ अपना लेवल से ही वो एक लेवल से बढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम अपना इधर का देखें, नॉर्थ एरिया या अपना यूपी हरियाणा, तो ये तो है भाई हमारी उनकी जो हमारे साउथ के राज्य थे ये, और जो हमारा ये है ना नॉर्थ वाले यूपी वाले, ये ग्राफ था यहाँ और इनका ग्राफ था ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे थे। लेकिन यहाँ तो काफ़ी ही दबाव था, बहुत दबाव जनसंख्या पर। तो दक्षिण के राज्यों ने भी अपना फिर आंदोलन करना चालू कर दिया कि अब परिसीमन आयोग बैठेगा, हमारी जनसंख्या कम हुई और सीटों के बंटवारे को लेकर जो आधार है वो हमारी फिर जनसंख्या है। तो एक तो हम इनका कानून माने, ऊपर से इनके जो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर कम हो जाए, हमारे प्रतिनिधि वहाँ कम पहुँचेंगे सदन में, संसद में। तो बात इनकी कहीं ना कहीं ठीक थी। ये बात इंदिरा गांधी के सामने आई भाई, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी कि जो है ये चीज़ें जो हैं हमारी ये बिगड़ने वाली हैं, ये दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं कि भाई हमने जनसंख्या घटाई है, तुम्हारी मानी है, कानून का पालन किया है और नियंत्रण करा है, जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे तो अब वहाँ पे प्रतिनिधि कम पहुँचेंगे। अब यार बात तो ये ठीक, इंदिरा गांधी को सोचा हाँ यार बात तो इनकी सही है, अब इसमें करें तो करें क्या, इसमें करें तो करें क्या। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई ऐसा है, देखो बेशक तुम्हारी जनसंख्या कम होती जा रही हो, कुछ भी हो, लेकिन
जो हमारी सीटों का बंटवारा है, जो हमारी सीटों का बंटवारा है, उसको लेके हम एक संशोधन करेंगे। और एक संशोधन करा 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। उसमें क्या था? 1976 में हुआ ये। उसमें यह था कि जो हमारी सीटें या हमारी जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हर जैसे कि जो जनसंख्या होती है, हर 10 साल में जनसंख्या होती है, उसके खिलाफ नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उसके खिलाफ हम उनको नहीं बांटेंगे, उसको कुछ ना कुछ एक सन को आधार मानते हैं। तो जो आधार माना वो हमारी जनसंख्या 1971 में जो थी, 1971 में भी जनसंख्या हुई था जनगणना, तो 1971 की जो जनसंख्या थी उसको आधार मानकर हम चुनाव लड़ेंगे या हम सीटों का बंटवारा करेंगे। और ये 1971 की जो जनसंख्या का आधार बनाने का जो काम था वो हमारे सन 2000 तक जो चुनाव होंगे तब तक का हमारा जो आधार है वो 1971 की जनसंख्या ही होगी। मान लिया अगर साउथ के राज्यों में 35% हमारी जनसंख्या निवास करती है 1971 में, तो हम मानेंगे कि भाई सन 2000 में भी हमारी 35% ही जनसंख्या हमारी दक्षिण में पार्टिसिपेट करती है या रहती है। तो मतलब ये हुआ कि जितनी सीट इसकी यहाँ थी 1971 में दक्षिण के राज्यों की, इतनी ही सीट हमारी 2000 के चुनाव में होंगी। सन 2000 में चुनाव जो होने वाले या होंगे या उसके जो बाद होंगे। उन्होंने बोला ये तो ठीक है भाई, ये तो ठीक है भाई, इसका आधार अब जनसंख्या तो हुआ, लेकिन वो पहली ही जनसंख्या हुआ जब हमारी पॉपुलेशन ठीक ठाक हुआ करती थी। इंदिरा गांधी को लगा कहीं ना कहीं ये जो हमारे यूपी, हरियाणा, राजस्थान वाले राज्य हैं कहीं ना कहीं समय के साथ सुधर जाएंगे, ये अपने आप को सुधार लेंगे, ये अपनी जो जनसंख्या है इसको नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन ऐसे कहाँ होने वाला है। अब सन 2000 भी आ गया, अब फिर जनगणना हुई, और जनगणना ने के बाद जो परिसीमन आयोग बैठता है उसने जो ग्राफ बना के दिया, भैया उस ग्राफ का तो ये बता दूं कि उनका तो वहीं ग्राफ और कम हो गया, और भैया उनका तो बोर्ड से ऊपर चला गया। इतना तगड़ा उछाल आया उस टाइम। भाई सरकार उस टाइम थी अटल बिहारी वाजपेयी की थी शायद, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी यही बात आई, दक्षिण के राज्यों ने फिर अपना विरोध चालू कर दिया कि ये क्या हो रहा है भाई, तुम तो बोले थे नियंत्रण कर लेंगे ये भी, और हमारी सीटों का बंटवारा 2000 तक ही था, अब इसके आधार तो हम तो और कई गुना नीचे गए हैं, वो कई गुना ऊपर गए हैं। तो अगर इसको आधार बनाया जाता सन 2000 को, तो हो सकता था जो हमारी राज्यसभा की 31 सीटें थी, जो यूपी का आज माहौल है, ये 31 ना होकर ये 80 होती। और ये 80 सीटों का प्रभाव कितना पड़ता तुम्हें पता है? एक तरफा चुनाव, एक तरफा नियम बनते, एक तरफ कानून बनते, कोई भी नेता, कोई भी सीएम पीएम किसी राज्य में जाने की जरूरत नहीं थी, उनमें 1 2 4 सीटें क्या मिलेगा, सब यूपी के ही चक्कर मारते। अब भी देख लो आप, 31 सीटें और 80 सीटें हमारी लोकसभा में, अब भी इन 31 सीटें या 80 सीटों के पीछे हमारा कितना, हमारे सीएम वीएम कितनी रैलियां करते हैं। भाई चुनाव पूरे देश में चल रहा है लोकसभा का, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 80 हैं। तो दक्षिण के राज्यों का ये भी मानना था कि सर इससे सीटों का फर्क नहीं पड़ता है, इस पे हर नेता की, हर बड़े लोग की, बड़े जो हमारे सीएम वीएम की कुर्सी पर होता है उनकी सबकी नज़र होती है इस राज्य पर, तो उसमें ज़्यादा काम करेंगे, उसके हित में लिए ज़्यादा मरेंगे वो। और बात जाहिर है उनकी, भाई जिसमें ज़्यादा सीटें होंगी, जितने ज़्यादा प्रतिनिधि उनके पास जाएंगे सरकार के पास, उस राज्य को ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे वो सरकार। तो 80 सीटों का मतलब समझते हो, सबसे ज़्यादा सीटें, तो 80 सीटों के आसपास ही आप देख लेना, पीएम सीएम सब, गवर्नर सब चक्कर मारते रहते। पीएम की कितनी रैली हो चुकी हैं यूपी में, सीएम की कितनी हो चुकी हैं, अभी और पता नहीं कितनी होंगी। और बताओ मुझे किस राज्य में इतनी रैलियां हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं? ये कारण है। और जो दूसरे या तीसरे नंबर पर होंगी ना, ये भी फिर इन पर होंगी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब जहां जनसंख्या का ज़्यादा है वहीं सीट ज़्यादा है, तो वहीं वो रैली करेंगे। तो दक्षिण के राज्यों का ये भी जो एक पॉइंट था विरोध करने का कि सर जहाँ ज़्यादा सीटें हो जाएंगी तो वहाँ तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं या हमारा जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं वो भी ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसका मैं एक निर्णय ले सकता हूँ, क्या कि जो हमारी सीटों का बंटवारा है या जो हमारी ये चीज़ें हैं राज्यसभा में सीटों के लिए जो आवंटन होते हैं या जो बढ़ती हैं राज्यों के लिए,
ये हमारे आधार हमारा 2071 ही रहे, सॉरी 1971 ही है अभी भी, 1971 ही है। कब तक? 2036 तक, 26 तक है, 2026 तक हमारा जो आधार है वो हमारा 1971 की जनसंख्या ही है, 1926 तक। फिर काम चल गया। अब काम कब तक चलेगा? अब तो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, चलो राज्यसभा के हो जाएंगे ऐसी, लेकिन अगला जो लोकसभा चुनाव होगा फिर वही समस्या आएगी। फिर जनगणना होगी, हो ही रही है, चल रही है, अभी शायद नहीं आई है हमारे पास रिपोर्ट वगैरह, तो फिर ग्राफ कहाँ जाएगा आप सोच सकते हो। तो कभी ना कभी मुझे लगता है, आपका मानना क्या है वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कभी ना कभी इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा। जनसंख्या के आधार पर दोनों सदनों की या दोनों इनकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का मानना ये है कि भाई इसमें संशोधन करना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में जनसंख्या कम है तो उस राज्य का तो फिर प्रतिनिधित्व करने वाला कोई होगा नहीं, कोई सदन में पहुंच नहीं पाएगा, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो उनकी डिमांड तो ठीक है ना। तो यही हमारी थी, हमारी चौथे अनुसूची में, कि जो हमारा है राज्यसभा में सीटों के लिए आवंटन जो है या बंटवारा जो है। अब बात करते हैं हम पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण संबंधित प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्र क्या बता सकते हैं? अनुसूचित क्षेत्र कौन से होते हैं भाई? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमारे देश में जो उनको हमने एक ट्रेडमार्क से दे दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहाँ अनुसूचित जाति निवास करती हैं। ऐसे ऐसे कितने राज्य में है ये अनुसूचित क्षेत्र? क्या आप बता सकते हैं? पता है तो आप कमेंट करो, ना तो मैं बता रहा हूँ भाई। ये है हमारे टोटल 10 राज्य है। 10 राज्यों में हमारा ये फिक्स किया है कि ये 10 राज्यों में हमारा अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में आएंगे। नाम पता है? नाम पता है तो कमेंट में बता दो, वरना पढ़ लो भाई, नाम जरूरी है, क्वेश्चन आता है 2022-2021 में ही आया था। तो इसमें जो नाम है 10 राज्य है, जैसे एक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कितने गिन लेना आप, 1-2 राज्य और होंगे, उड़ीसा है जैसे, ये सभी राज्य हैं जिनमें हमारा अनुसूचित क्षेत्र के दर्जा इन्हें दिया हुआ है। तो वहाँ के प्रशासन को लेके, वहाँ की जो व्यवस्थाएं उनको लेके जो प्रावधान है हमारे अनुसूची 5वीं में है। हाँ, अब है अनुसूची 6ठी या 6th शेड्यूल। ये हमारे 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, मिजोरम है या मणिपुर है या मेघालय है, इन 3 राज्यों में कंफ्यूज होती हैं। ये तो हमें पता होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा को तो हमें पता होता है कि राज्य हमारे हैं इस चीज़ में, जो हमारी 6ठी अनुसूची में शामिल होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज बोलते हैं जिनको, जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज, इनमें इनके भी प्रशासन के नियंत्रण का प्रावधान हमारा अनुसूचित 6ठी में है। 4 राज्यों का, 5वीं और 6ठी में कंफ्यूज नहीं होना है, 5वीं और 6ठी में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें 4 राज्यों की बात कर रहे हैं हम, और उनके भी हमारे जनजातीय क्षेत्र की, ठीक है। और इसमें क्या था हमारा? अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची मैंने कितनी बार बता रखा है आपको कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसार हुआ है। हमारा शक्तियों का विभाजन, हमारा शक्तियों का विभाजन 3 लेवल पर हुआ है। 3 सूचियां हैं इसमें, एक तो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट बोलते हैं, एक राज्य सूची है जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, ये हमारी हो गई यूनियन लिस्ट, और एक हमारी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमारे केंद्र और राज्य में शक्तियों के बंटवारे को लेके है कि केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां हैं, किस प्रावधान को लेकर शक्तियां हैं या किस विषय को लेकर शक्तियां हैं,
और राज्य के पास कौन कौन शक्तियां हैं, ये तो हमारा संघ को दर्शाता है, ये तो हमारा संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। मतलब शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन ही हमारा संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। संघीय व्यवस्था मतलब मैंने कितनी बार बताया, संघीय व्यवस्था मतलब जहां दो बॉडी होती हैं, एक जो काम करती है संघ के लेवल पर मतलब यूनियन के लेवल पर, और एक जो करती है हमारा स्टेट लेवल पर। तो उनका बंटवारा कैसे होता है, उनका बंटवारा होता है कि 3 सूचियां बताई गई हैं, इन सूची में कुछ विषय है, जैसे इसमें आसपास 100 विषय हैं, इसमें आसपास 60-62 के आसपास विषय हैं, इसमें भी कुछ ऐसी है। तो ये थोड़े चेंज होते रहते हैं, इसलिए एक्यूरेट बिल्कुल डाटा याद नहीं है ना आपको करना है, क्योंकि 1-2 महीने बाद 4 महीने बाद ये बदल जाते हैं, ठीक है, कई बार बदल चुके हैं। तो ये विषय हैं, जैसे संघ के पास कौन सा विषय है, जैसे संघ के पास है हमारा रक्षा का काम है, जो रक्षा को लेकर, जो हमारे फोर्स को लेकर कानून बनेंगे यहाँ होंगे। यूपीएससी हो गया, सीबीआई हो गया, रेलवे हो गया, डाक हो गया, ये हमारे सारे प्रावधान हमारे किसके पास हैं, इनको लोगे ये हमारे संघ के पास हैं। तो बंटवारा इसी को बोलते हैं कि हमारे कुछ विषय दे दिए कि इनका काम आप देखोगे, इनकी रेख देख, इनके ऊपर कानून, इनकी व्यवस्था, इनसे आमदनी, जो आपका खर्च हो वो सारा हमारा संघ सरकार का है। राज्य क्या है, राज्य को जैसे पुलिस व्यवस्था है, भूमि वाला सिस्टम है ये, ठीक है, और ये स्वास्थ्य है, ये हमारी चीज़ें, हमारे सारे विषय हमारे इसके राज्य सूची के विषय हैं कि इन पर तुम ही कानून बनाओ, तुम इनकी रेख देख करो, तुम इनको चलाओ, तुम इनसे आमदनी लो, तुम इनसे टैक्स वसूलो, कुछ भी करो। तो इसी को शक्तियों को बंटवारा बोलते हैं। और कुछ समवर्ती को उसे बोलते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि भाई इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं, इसके पास है, और इसमें कानून कौन बनाता है, इसमें ये दोनों मिलकर बनाते हैं। बस सारे टॉपिक इन तीनों में है। जितने भी हमारे देश में कोई कानून बनते हैं या कि जितने भी हमारे टॉपिक हैं, विषय हैं जिसको लेकर हमारा देश चलता है, वो सारे इन्हीं 3 लिस्ट में हैं। तो इसी को शक्तियों का विभाजन या शक्तियों को बंटवारा बोलते हैं, ठीक है, या सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं भैया 8वीं अनुसूची, 8वीं और मूल संविधान की अंतिम, 8वीं तथा मूल संविधान की आखिरी अनुसूची है ये। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो इन 8वीं अनुसूची में क्या लिखा है, इसमें है भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, 22 कब है, अब। मूल में कितनी थी भाई, मूल संविधान में थी भाई 14। मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में थी हमारी 14 भाषाएं, और अब जोड़ी कितनी फिर 8 जोड़ दिए, अब 14 जोड़ी हमारी मूल संविधान में ही थी। और एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, और उसमें से ऑप्शन होता है हमारा इंग्लिश, और हमें लगता है इंग्लिश होगी, इंग्लिश नहीं है भाई, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो हमारी 14 तो हमारी मूल भाषाएं हैं जो हमारी थी। अब 8वीं में क्या क्या जुड़े हैं, पहले जुड़ी एक, फिर जुड़ी हमारी 3, और फिर हमारी लास्ट में 4, ठीक है। इसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यह है एमएसडी का बल्ला, इसमें कौन कौन से शामिल है, संथाली, मैथिली, बोडो और हमारी कौन सी है, डोगरी, ये 4 इसकी होगी, 3 होगी हमारी दूसरे जो संविधान, ये हमारी सारी संविधान संशोधन किए हैं तब जुड़ी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन से जुड़ी हैं, ठीक है। या सबसे पहले जुड़ी हमारी जो भाषा है वो सिंधी जुड़ी है, हमारी सिंधी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हमारा हुआ था 71वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था हमारा 91वां संविधान संशोधन 2003 में, ये हुआ था 71वां हमारा 1967 में, हाँ, और 21वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 21वां संविधान संशोधन देख लेना एक बार, मुझे याद नहीं है 21वां संविधान संशोधन हमारा कौन से साल में हुआ था, हाँ सॉरी 21वां हुआ था हमारा 1967 में, और 71वां हुआ था हमारा 1992 में। ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको
साफ लिख के दिखा देता हूँ, साफ भी लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली भाई। इक्कीसवां हमारा 1967 में कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। और ये हमारी जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये हमारी जुड़ी है 71वां संविधान संशोधन। कब? 1992। और ये हमारी 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ये हमारी तीनों चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो 8 भाषाएं हमारी बाद में जुड़ी भाई, 1 और 3 4 और 4 8। 8 भाषाएं हमारे आज के समय में हैं, जो हमारा आज का वर्तमान का संविधान है उसमें सम्मिलित है। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें हमारी सिर्फ कितनी भाषाएं थी? उसमें थी हमारी 14 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। आपको एक बार उन भाषाओं को देख लेना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है खास। अब जो हमारी चीज़ें बचती हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ अब आएगी अनुसूचिया में, वो हमारी 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और ये जो अनुसूची है ना, इसकी एक अलग ही वीडियो आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी की वीडियो होगी 9th की। और पूरी वीडियो में एक ही अनुसूची जो है आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन ये सबसे जरूरी अनुसूची है, और इस पर इतना कन्फ्यूजन बनता है, इतना कन्फ्यूजन होता है बच्चा कि इस पर मुझे लगता है 90% लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। उन्हें आज तक क्लियर नहीं हुआ है जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसमें जो सरकार की शक्ति कितनी होती है, या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या शक्तियाँ हैं, कौन सा इनमें ऊंचा है कौन सा नीचा है। तो जो मतभेद है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को लेके या विधायिका इनको लेके, ये हमारे इसी से बने हुए हैं, इसी चीज़ से बने हुए हैं जो 9वीं अनुसूची है। जब से 9वीं अनुसूची जुड़ी है, और जुड़ी भी शुरू में ही है, 1951 में जुड़ी है, तभी से आज तक भी इनका मतभेद होता है जुडिशरी का और हमारी जो संसद होती है या हमारी जो सरकार होती है। आप सीधा सीधा बोल रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई ठीक है, पढ़ो लिखो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।